बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ सुलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। टॉपिक है हमारा आज का ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्लास 9th एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम उसकी सबसे पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस करते हैं, जिनमें हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जिनकी डेफिनेशन और उसको एलेबोरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स की मदद लेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो इसको डिफाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस अंदाज में होगी हमारे पास, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये एक सेट है। कौन सा सेट है? ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए आर बी आर बोथ। तो हमारे पास एक ऐसा सेट है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी एक सिंगल सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो ए से बिलोंग करते होंगे या वो बी से बिलोंग करते होंगे या दोनों ही सेट्स में से बिलोंग कर सकते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। सिम्बॉलिकली अगर हम इसी को राइट करें तो हम इसको यूँ कहते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी। कि हमारे पास उन तमाम एलिमेंट्स का कलेक्शन या तो वो ए से बिलोंग करते होंगे या बी से बिलोंग करते होंगे। इन सिंपल वर्ड अगर इसी चीज़ को हम कहें तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास यूनियन बेसिकली क्या होगा, ए और बी अगर दो सेट हैं तो इसके यूनियन का मतलब होगा एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी दोनों के तमाम एलिमेंट इकट्ठे करके लिख दिए जाएं। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली वो ये कि अगर दोनों सेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो उनको जस्ट हमने क्या करना है, सिंगल टाइम वन टाइम राइट करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मेरे पास क्या है, एक सेट है ए जिसके मैं एलिमेंट कुछ इस अंदाज में लिख देता हूँ कि उसके एलिमेंट है मेरे पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। एक सिंपल सी एग्जांपल हमने ले ली। ठीक है, और दूसरा मेरे पास सेट क्या है, सेट बी आ गया। और सेट बी के एलिमेंट मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 2, 4 और 6 आ गया। ये एक सादा सी एग्जाम्पल है। मुझे इन दोनों का यूनियन कैलकुलेट करना है। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, सबसे पहले सेट ए लिखा जाएगा, 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। ये देन मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनियन का सिंबल आ जाएगा और फिर मेरे पास आ जाएगा बी का साइन। तो ये आ गया 2, 4 एंड 6। अब ए यूनियन बी एक सिंगल सेट है। अब ये दो सेट नहीं है बल्कि ए यूनियन बी मेरे पास एक सिंगल सेट है जिसके तमाम एलिमेंट्स जो होंगे वो या तो ए से बिलोंग करेंगे या बी से बिलोंग करेंगे। तो मैं इनको क्या करता हूँ, एक्यूरेट करके लिख लेता हूँ एक सिंगल सेट के अंदर। तो मेरे पास सबसे पहले नंबर पे 1 आ गया। अब अगर देखा जाए यहाँ भी मेरे पास 2 नज़र आ रहा है और यहाँ बी में भी मुझे 2 नज़र आ रहा है। तो मैंने 2 बार नहीं लिखना इस एलिमेंट को बल्कि 1 टाइम इस एलिमेंट को लिखना। फिर देन मेरे पास आ जाएगा 3, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो क्या किया मैंने, ए और बी दोनों सेट्स के जो एलिमेंट थे उनको इकट्ठा किया और एक सिंगल सेट में लिख दिया। तो ये जो सिंगल सेट में लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है वो आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स का सेट जो बिलोंग करते होंगे ए एंड बी, यानी कि दोनों से, ए से भी बिलोंग करेंगे और बी से भी बिलोंग करेंगे। तो या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होगा उन तमाम एलिमेंट्स का सेट जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। और सिम्बॉलिकली अगर इसी को राइट करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा वो तमाम एलिमेंट्स जो ए से भी बिलोंग करें एंड बी और बी से भी बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, तो अगेन पहले वाली एग्जांपल जो थी उसी एग्जांपल को रिपीट करता हूँ और उस पर मैं क्या करता हूँ, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। तो पहले मेरे पास ए था, ए के एलिमेंट्स थे 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स ए के अंदर थे। इसी तरह बी जो मेरे पास सेट मैंने एग्जांपल में लिया था वो मेरे पास था 2, 4 और 6। ठीक है, अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन कंप्यूट करना है। तो मेरे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो ए की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 1, 2 एंड 3
इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, देन मेरे पास बी सेट आ जाएगा 2 4 एंड 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने बात की है कि हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों से बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, तो ए और बी से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स को अगर देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक 2 ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, क्योंकि ये मेरे पास कॉमन एलिमेंट है। तो जब मैं सेट लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली होगा किसके बराबर, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो दोनों से बिलोंग कर रहा है, ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी से भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों से बिलोंग नहीं कर रहे। इस वजह से हम उन एलिमेंट्स को यहाँ इस सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट का जो सेट बनेगा उसी एक सिंगल सेट को राइट कर देंगे। ठीक है, ये सेकेंड ऑपरेशन था हमारे पास सेट्स के अंदर। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर दो सेट्स आ जाएं, उन दो सेट्स का हमने डिफरेंट कंप्यूट करना हो तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, फिर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको क्या करेंगे, एलेबोरेट भी करेंगे फर्दर। तो मेरे पास आ गया द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। जो ए और बी है इसका जो डिफरेंस होगा ये किस पर डिपेंड करता है, ये कहता है कि ये बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी कि ए डिफरेंस बी, ये जो ए डिफरेंस बी होगा हमारे पास, ये उन तमाम एलिमेंट्स का सेट होगा जो ए से बिलोंग कर रहे होंगे बट बी से बिलोंग नहीं करेंगे। तो सिंबॉलिकली भी हमने इसको जब राइट करेंगे तो ए डिफरेंस बी का मतलब होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, बट दूसरी बात इसके साथ कंडीशन क्या है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो हमारे पास जो x होगा वो b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, a डिफरेंस b, a डिफरेंस b का ये मतलब है कि a के एलिमेंट्स आएंगे वो वाले जो b में नहीं है। तो चलें अगेन यही वाला a और b के मैं सेट उठाता हूँ जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर लिया कि a मेरे पास क्या आ जाता है 1 2 3। ठीक है, ये सादा सी एग्जांपल मैंने उठाई हुई है ताकि समझने में हमारे लिए आसानी हो। और b मेरे पास क्या है 2 4 एंड 6 आ जाएगा। तो यहाँ मैं a डिफरेंस b कंप्यूट करता हूँ तो सबसे पहले a लिखा जाएगा, फिर देन b लिखा जाएगा। तो यहाँ पहले a का सेट लिखूँगा मैं 1 2 3। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट मेरे पास डिफरेंस का साइन डाल के, और ये मेरे पास आ गया b का सेट। तो b का सेट क्या आ जाएगा मेरे पास 2 4 एंड 6। ठीक है, तो हमने ए के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी से बिलोंग नहीं करेंगे। सबसे पहले ए का पहला एलिमेंट देखते हैं 1। तो 1 बी से बिलोंग नहीं करता, इसको राइट कर लिया जाएगा। 2 बी से भी बिलोंग कर रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ ए से बिलोंग करना चाहिए, बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बी से भी बिलोंग कर रहा है तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आ जाए 3। तो मेरे पास 3 ऐसा एलिमेंट है जो बी से बिलोंग नहीं करता, तो ये मेरे पास किसकी आ गई, ए डिफरेंस बी की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है वो ये कि ये तो था मेरे पास ए डिफरेंस बी, अगर मुझे क्या करना पड़े बी डिफरेंस ए कंप्यूट करना पड़ जाए। ठीक है, बी डिफरेंस ए की बात करते हैं। बी पहले नंबर पे आ रहा है और ए दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा बी के वो तमाम एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग नहीं करेंगे, यानी कि वो तमाम एलिमेंट्स जो बी से बिलोंग तो कर रहे होंगे लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेंगे। तो इसको जब मैं कंप्यूट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 4 6, बी पहले नंबर पे और ए क्या आ जाएगा दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे मेरे पास सेट कौन सा है 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3। तो क्या करूँगा, यहाँ मैंने अब पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे से बिलोंग नहीं करते, यानी कि पहले नंबर पे अब बी है। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा 2। तो 2 मैंने देखा वो सेकंड वाले से भी बिलोंग कर रहा है तो इसको नहीं लिखा जाएगा। फिर 4 की बात करेंगे, 4 नहीं बिलोंग कर रहा तो लिख लेंगे। 6 भी नहीं बिलोंग कर रहा तो 6 भी राइट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बी डिफरेंस ए की वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है डिफरेंस के बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स भी बेसिकली एक डिफरेंस का ही ऑपरेशन है। डिफरेंस ऑपरेशंस को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन ये होती है कि आप किसी भी सेट का जब कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट करते हो तो उसका डिफरेंस लेना होता है यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिवर्सल सेट क्या है, ये क्वेश्चन है सबसे पहला। ठीक है, तो चलें यूनिवर्सल सेट की हम डेफिनेशन देखते हैं। द सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट आर द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स।
एंड इट इज़ डिनोटेड बाय यू। हमारे पास एक ऐसा सेट जो गिवन सेट्स के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो। जब हम कोई भी सिस्टम या हमारे पास एक से ज़्यादा सेट्स आते हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हों, तो यूनिवर्सल सेट तब एक ऐसा सेट होगा जो गिवन सेट्स का सुपर सेट हो। सुपर सेट का मतलब होता है कि वो गिवन सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करता हो। क्लियर? तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। तो डिफरेंस ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा? द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए, प्राइम का साइन या ए ऊपर हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। एंड डिफाइन एज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट यू बट डू नॉट बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल मैं ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा उन तमाम एलिमेंट्स का सेट जो यू से बिलोंग करते हो बट ए से बिलोंग ना कर रहे हो। इसका मतलब यू माइनस ए या यू डिफरेंस ए की हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलें यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट के लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया? पहले वाला सेट यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट हमेशा क्या होगा? गिवन सेट्स का सुपर सेट बनेगा। तो यहाँ मैं इसके एलिमेंट लिख लेता हूँ 1 2 3 एंड 4 ले लिया। ठीक है, और मैंने ए सेट डिफाइन किया। ए सेट अब इसका सब सेट मैं डिफाइन करूंगा क्योंकि मेरे पास यू को यूनिवर्सल रहने देना है। तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट ले लेता हूँ 1 एंड 2। तो ए कम्प्लीमेंट का हमारे पास यहाँ क्या मतलब होगा? ए कम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू यूनिवर्सल सेट और इसका डिफरेंस क्या लेना है? ए के साथ। तो यूनिवर्सल के साथ जब ए का डिफरेंस ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? यूनिवर्सल सेट लिखूंगा। वो मेरे पास आ गया 1 2 3 एंड 4 आ गया, और इसका डिफरेंस मैं ले रहा हूँ ए के साथ और उसमें मेरे पास आ गया 1 और 2। और डिफरेंस के ऑपरेशंस के अंदर मैंने आपको बताया कि हमेशा हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला सेट होता है उसके एलिमेंट लिखने हैं। जो फर्स्ट वाला सेट है उसके एलिमेंट लिखेंगे और वो वाले एलिमेंट लिखेंगे जो सेकंड वाले में नहीं होंगे, यानी कि जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट वाले को वो लिखेंगे। सबसे पहले 1 आ जाओ, वो सेकंड में मौजूदा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड 2 आ जाए, 2 भी सेकंड वाले में मौजूद है, वो भी नहीं लिखा जाएगा। तो 3 मेरे पास ऐसा एलिमेंट है जो सेकंड वाले में नहीं है, और 4 भी ऐसा एलिमेंट है जो सेकंड वाले में नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट का साइन आ गया। ठीक है, या ए कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद ये 3 तरह के ऑपरेशन थे जिनको हम डिस्कस करते हैं। अब ऑपरेशंस के बाद हमारे पास जो सेट्स होते हैं, इन सेट्स के दरमियान में रिलेशन भी होता है। तो 2 रिलेशन हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं क्या करूंगा? बताऊंगा कि इनमें फ़र्क क्या है। तो सबसे पहला रिलेशन मेरे पास आ गया डिसजॉइंट सेट्स। कोई से 2 सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होंगे जब उनके दरमियान में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। अगर तो कोई कॉमन एलिमेंट है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? वो डिसजॉइंट नहीं है। तो इसकी एग्जांपल देख लें, मेरे पास एग्जांपल आ गई। एक सेट में ए लिख लेता हूँ, इससे मैंने लिखा 1 3 और 5 3, और दूसरा सेट में बी लिख लेता हूँ और इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखता हूँ वो मैं लिख लेता हूँ 0 2 एंड 4 लिख लिया। ठीक है, अब दोनों सेट्स में देखें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। जब दोनों में कोई एलिमेंट सेम नहीं है तो ए और बी क्या होंगे? मेरे पास डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास आ गया ओवरलैपिंग सेट। तो ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? कोई से 2 सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे अगर उनके दरमियान एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन हो। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स आर सेट्स दैट हैव एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स इन कॉमन बट नीदर द सबसेट ऑफ अदर। लेकिन एक कंडीशन है कि वो सबसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसेट का मतलब होता है तमाम के तमाम एलिमेंट्स दूसरे के साथ सेम हो जाएं। किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे के साथ सेम हो जाएं या उसमें मौजूद हों तो उसको हम सबसेट कहते हैं। तो कहता है कि कम से कम एक को एक से ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं, लेकिन सबसेट का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना यहाँ। तो एग्जांपल देखिए, मेरे पास क्या आ गया? पहले वाला सेट ए है, उसके मैं एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। मैंने लिखा 1 2 3 4, तो ये मेरे पास पहले वाला आ गया। नेक्स्ट मैं बी सेट लिखता हूँ और बी में मैंने लिख लिया 2 4 6 और 8। तो अगर देखा जाए इन दोनों के अंदर मेरे पास पहले वाले सेट के अंदर 2 मौजूद है, बी के अंदर भी 2 मौजूद है, इसके अंदर 4 मौजूद है, दूसरे वाले में भी 4 मौजूद है। तो 2 कॉमन एलिमेंट्स आ गए। अब नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो होगा वेन डायग्राम। तो आज हम देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या होती है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है। किसी भी सेट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम थ्रू डायग्राम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या है? वेन डायग्राम है। अब वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस कौन करवा रहा है? वेन डायग्राम एक इंग्लिश लॉजिशियंस एंड मैथमेटिशियंस है, जॉन वेन। जॉन वेन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और
वेन डायग्राम के अंदर जब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने पढ़े कि एक तो हमारे पास जो सिंपल सेट्स होते हैं, नॉर्मल सेट्स की हम बात करते हैं, दूसरा हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। तो वेन डायग्राम के अंदर जो यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी सेट की डायग्राम बनानी है, तो अगर मुझे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, डायग्राम बनाऊंगा और उसके लिए रेक्टेंगल यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब यूनिवर्सल सेट के अलावा बाकी अगर किसी और सेट को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो किसी और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सर्कुलर फिगर शो करनी है, और वो जो सर्कुलर फिगर होगी, सर्कल होंगे, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक सेट ए है, तो मैंने उस सेट ए की अगर डायग्राम बनानी है, तो उस डायग्राम को इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाऊंगा, और उसको बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, सर्कल यूज़ करूँगा। तो ये मेरे पास कोई एक सेट ए आ गया। ठीक है, तो यू के अंदर मेरे पास ए बनेगा। तो ये वेन डायग्राम है। अब अभी मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास जो सेट्स हैं उनके दरम्यान में रिलेशंस होते हैं, जैसे वो ओवरलैपिंग हो सकते हैं, डिसजॉइंट हो सकते हैं। तो उन्हीं सेट्स की बुनियाद पे हम क्या करते हैं, फिर उनकी वेन डायग्राम बनाते हैं। अगर मेरे पास कोई से दो सेट्स हों, ए और बी, और ए और बी दोनों के दोनों क्या हो जाएं, डिसजॉइंट सेट्स आ जाएं। ठीक है, अगर वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो उस सूरत में अगर उनकी वेन डायग्राम बनानी है मुझे, तो वेन डायग्राम कुछ इस अंदाज में बनेगी कि सबसे पहले नंबर पे मैं यूनिवर्सल सेट बना दूंगा। ये मेरे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट आ गया। ठीक है, इसको मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब इसके अंदर मैंने वो दोनों के दोनों सेट्स बनाने हैं जो कि डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो पहला सेट कुछ इस अंदाज में बनेगा। तो मैं इसको नाम दे लेता हूँ, मेरे पास ये ए है, और दूसरा सेट जो होगा मेरे पास इसी के अंदर मैं बनाऊंगा, और वो मेरे पास सेट क्या कहलाएगा, सेट बी कहलाएगा। तो यहाँ मेरे पास आ गया वो सेट बी आ गया। ठीक है, तो ये सेट बी है। तो ये मेरे पास डायग्राम कब बनेगी, जब मेरे पास दोनों के दोनों सेट्स डिसजॉइंट होंगे। अगर मेरे पास सेट्स डिसजॉइंट नहीं होते, ठीक है, तो उनका मुझे सबसे पहले रिलेशन चेक करना है। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो मुझे चेक करना है फिर कौन सा रिलेशन है। फिर सेकंड मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि उनके दरमियान में जो रिलेशन है वो ओवरलैपिंग का रिलेशन है, और ओवरलैपिंग का मतलब होगा उनके दरमियान में कोई ना कोई एलिमेंट्स कॉमन आ जाता है। अगर कॉमन एलिमेंट आता है तो उस सूरत में मैं क्या किया जाएगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट सेम एज इट इज, जैसे पहले हमने यूनिवर्सल ड्रॉ किया वैसे यूनिवर्सल रेक्टेंगल से ही शो करवाया जाएगा। और उसके अलावा जो सेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए सेट है, तो ए सेट बनाया जाएगा सबसे पहले। और जो दूसरा सेट बी है, जाहिर बात है इसके साथ कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होगा उसका भी, तो वो जो कॉमन रीजन होगा हमारे पास, वो कॉमन रीजन हमने क्या करना है, ओवरलैप करवा के शो करवाना है। तो इन दोनों के दरमियान में कोई एलिमेंट क्या है, कॉमन है। तो ये जो सेकंड मेरे पास सेट होगा, ये सेट बी कहलाएगा। और ये वाला जो रीजन होगा, ये वो वाला रीजन होगा जहां दोनों के दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हों। ठीक है, उन कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इनको ओवरलैप करवाते हैं। और जो हमारे पास थर्ड रिलेशन है, वो था हमारे पास सब सेट का रिलेशन, कि अगर आपके पास दो सेट्स आ जाएं और वो सब सेट हों। अब सब सेट की एग्जांपल भी मैं यहाँ दे दूंगा, और साथ फिर उसकी क्या करूँगा, वेन डायग्राम भी बना देता हूँ। तो एग्जांपल देखें, मेरे पास क्या है, एक सेट ए आ जाता है। अगर मैं उस ए के एलिमेंट्स की बात करता हूँ, मैं कह देता हूँ कि उसमें 1 और 2 सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट है। और फिर मैं बी सेट की बात कर देता हूँ, उसके अंदर अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ उसके अंदर 1, 2 एंड 3 तीन एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसकी जो डायग्राम बनेगी, तो सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, वेन डायग्राम के लिए मुझे यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया। ठीक है, अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मेरे पास अगर देखा जाए ए सारे का सारा बी में मौजूद है, तो सबसे पहले नंबर पे क्या करूँगा, मैं सेट बी बनाऊँगा। तो ये सेट बी की मेरे पास डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा सेट है, ये बी सेट है। अब इसी के अंदर मेरा सेट ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए सेट ड्रॉ करना हो तो यहाँ मेरे पास कोई सेट ए मौजूद होगा जो कि टोटली बी के अंदर बनेगा। ठीक है, और अगर मैंने इन्हीं के जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को लिस्ट करना हो, तो लिस्ट करने के लिए मुझे पता है कि सॉरी ए सेट है, ये जो अंदर बनेगा, ये मेरे पास क्या है, सेट ए बनेगा। ठीक है, तो ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या है, 1 एंड 2, और एक एलिमेंट बी में रह गया,
वो बाहर लिखा जाएगा, क्योंकि ये 1 2 भी बी के अंदर ही लिखा हुआ है और 3 भी बी के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ए से बाहर लिखा हुआ। तो ये सबसेट का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह अगर आपके पास बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा तो देन आपका बी अंदर आ जाएगा और ए वाला सेट जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन था इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2 और 3.2 एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 के मल्टीपल हैं, 0 और 30 के दरमियान में, 0 और 30 के दरमियान में आ रहे हैं और 30 इंक्लूडेड है, 30 भी शामिल है। ठीक है, तो कहता है ए जो है हमारे पास सेट है मल्टीपल ऑफ 6 का सेट है, जबकि बी है हमारे पास वो मल्टीपल ऑफ 8 का सेट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे से कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेट ए और जो बी है इसको टेबुलर फॉर्म में लिस्ट करके देना। तो चले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं जी सेट ए आ जाएगा और इसके एलिमेंट हम लिखते हैं। तो ए के एलिमेंट्स हैं 6 के मल्टीपल, यानी कि 6 का जो टेबल है। तो सबसे पहले नंबर पे आ गया 6 1 are 6, फिर आ जाएगा 12, फिर 18, 24 एंड 30। ठीक है, क्योंकि जो ए है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल का, इस वजह से यूनिवर्सल पे कंडीशन है कि 30 तक है। इसका मतलब ए के एलिमेंट्स भी 30 से बड़े नहीं हो सकते और बी के एलिमेंट भी 30 से बड़े नहीं हो सकते। अब मुझे क्या करना है, बी के एलिमेंट्स लिखने और वो वाले लिखने जो 8 के मल्टीपल्स हों। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू, तो 8 के मल्टीपल्स हैं, सबसे पहले 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 24। इसके बाद 32 आता है और वो 30 से बड़ा नंबर है इसलिए वो नहीं लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये था, ए और बी को हमने लिस्ट करना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें ए इंटरसेक्शन बी कंप्यूट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे और ए के एलिमेंट हैं 6 12 18 24 और 30। ए के एलिमेंट इंटरसेक्शन, अब बी के एलिमेंट लिखेंगे वो आ जाएंगे 8 16 एंड 24। अब दोनों सेट्स के अंदर देखें, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है इनके कॉमन एलिमेंट्स का सेट। तो कॉमन एलिमेंट में देखें सिर्फ और सिर्फ 24 ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 24। इसका मतलब ये हुआ अगर इनके अंदर कॉमन एलिमेंट मौजूद है एक, तो ये दोनों के दोनों ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, तो इन दोनों के दरम्यान जो रिलेशन है वो ओवरलैपिंग का रिलेशन कहलाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है इन्हीं दोनों सेट्स की। तो हमने पढ़ा वेन डायग्राम इंट्रोडक्शन के अंदर कि वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये मैं क्या करता हूँ, एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा यू के साथ। अब इसके अंदर दो सर्कल यूज़ करते हुए मैंने क्या करने हैं, सेट्स लिखने हैं और उन दोनों सेट्स के दरमियान में रिलेशन ये है कि दोनों के दोनों ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब दोनों में कॉमन रीजन आएगा। तो कॉमन रीजन वाली मैंने डायग्राम बना लेनी है। सबसे पहला सेट मेरे पास ये ए वाला सेट आ जाएगा, ये सेट ए आ गया। अब दूसरा इसी के अंदर जो सेट है वो मेरे पास क्या आएगा, वो सेट बी आएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सेट बी आ गया। ठीक है, तो ये है जी बी सेट और जो पहले वाला है ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ए सेट कहलाएगा। और इन दोनों के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है और वो कौन सा कॉमन एलिमेंट है, वो मेरे पास है 24 इन दोनों में कॉमन है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर, ए के अंदर 24 के अलावा अगर बात की जाए तो 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, 18 आ रहा है और 24 और इसके बाद 30 एलिमेंट आ जाता है। और इसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है और 16 आ रहा है। इस 8 और 16 के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स यू में हैं, जैसे 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 लिखा हुआ है, 8 भी लिखा हुआ है, उसके बाद 10 आ जाएगा, 10 के बाद 12 भी लिखा हुआ है, 14 आ जाएगा, 16 भी लिखा हुआ है, उसके बाद 18 भी लिखा हुआ है मेरे पास, और 18 के बाद फिर आ जाएगी नेक्स्ट 20 की बारी, 22 नहीं लिखा हुआ, 22 आ जाएगा, 24 भी लिखा हुआ है, उसके बाद 26 आ जाएगा, 26 के बाद 28 आ जाएगा, 28 और 30 भी लिखा हुआ। ठीक है, ये 2 के सारे मल्टीपल्स आ गए।
तो मेरे पास ये एक डायग्राम बन गई जो गिवन क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, सेम इसी तरह का है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी इसी तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले नंबर पे कहा गया है कि मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो उन तमाम इंटीजर्स का सेट है जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 150 तक, यानी कि 0 से 150 तक जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब उसके बाद जो जी सेट दी है, कहता है जी सेट वो तमाम एलिमेंट्स का सेट है जो 2 की पावर m की फॉर्म में है फॉर इंटीजर m, एंड m जो है वो 1 से 12 है। इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर 5 होगा और 2 की पावर 100 ऐसे चलेगा। लेकिन चलना कहाँ से, 0 से स्टार्ट होना है और 12 तक जाना है। अब हम क्या करते हैं, ये पहला मेरे पास जी आ गया, उसके बाद एच आ गया। एच कहता है एक्स वो तमाम नंबर जो स्केयर हों, अब स्केयर होने चाहिए लेकिन 150 से बड़े नहीं हो सकते, 150 से छोटे, यानी कि जैसे 1 एक स्केयर होता है, परफेक्ट स्केयर है, 4 परफेक्ट स्केयर है, 9 परफेक्ट स्केयर है, उसके बाद 16 परफेक्ट स्केयर है, उसके बाद मेरे पास 16 के बाद 25, 36, 49, ये सारे के सारे। तो चलें, सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले जी लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर m लिखा हुआ है, इस 2 की पावर m में m की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, तो पहला एलिमेंट हमने लिख लिया 1। उसके बाद 2 की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 2 हो गया। फिर 2 की m की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, 4 लिख लिया। यहाँ m की जगह पे 3 पुट करेंगे, 2 की पावर 3 क्या होगा मेरे पास, 8। फिर इसकी जगह पे 4 पुट करेंगे, 2 की पावर 4 क्या आ गया, 16। 5 पुट करेंगे 32, 6 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया 64, और 7 पुट करेंगे तो 120। अब जब 7 के बाद 8 पुट करते हैं तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 256, लेकिन जी जो है वो तो 150 तक है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 128 तक आके जी के एलिमेंट ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद 8, 9, 10 जब पुट करूँगा तो वो यू से बाहर वाले एलिमेंट होंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि यू एक यूनिवर्सल सेट है, तो इसका मतलब जो यू होगा वो जी का सुपर सेट है। तो जी के अंदर 150 से बड़ा एलिमेंट नहीं आ सकता, तो 128 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए सेम एज के ऊपर। सबसे पहले 1 आ गया, 1 का स्केयर, उसके बाद 2 कह रहा हूँ 2 का स्केयर आ जाएगा, फिर 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 स्केयर, 6 स्केयर, 7 स्केयर, 8 स्केयर, 9 स्केयर, 10 स्केयर। 10 स्केयर मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 100, 10 स्केयर पे 100 आ गया। 11 स्केयर 121, और 12 का स्केयर लिया 144, ठीक है। उसके बाद जब 13 का स्केल लेंगे तो वो 169 बनता है, और 169 जो होता है वो 150 से बड़ा नंबर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि जी सब सेट है तो जी के अंदर 150 से बड़ा एलिमेंट नहीं आ सकता, तो इसके एलिमेंट्स भी हम यहाँ आके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब हमने ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स लिख लिए तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों सेट्स का क्या करना है, यूनियन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मैं लिखूँगा जी, उसके बाद आ जाएगा यूनियन एच। तो सबसे पहले नंबर पे क्या लिखेगा, जो जी का सेट लिखा जाएगा। जी का सेट था मेरे पास 1, 2, 4, उसके बाद 8, 16, उसके बाद 32, 64 एंड 128। उसके बाद आ जाएगा यूनियन, और एज के अंदर मैंने क्या लिखना है, ये आ जाएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 64 के बाद 81, 81 के बाद 10 का स्केयर 100, उसके बाद 11 का 121 और 144। अब क्योंकि हम यूनियन कंप्यूट कर रहे हैं और यूनियन के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं उनको लिख लिया जाता है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाएगा। सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 दोनों में मौजूद है तो एक बार ही लिखा जाएगा। 4 के बाद मेरे पास 8 आ रहा है और उधर मेरे पास 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेरे पास 8, 9 आ गया, इधर मेरे पास क्या आ गया 16 जो दोनों में मौजूद है। 16 के बाद 32 और उधर मेरे पास क्या आ जाएगा 36, और 36 के बाद 49, 49 के बाद दोनों में 64 आ गया। 64 के बाद 81, उसके बाद 100, और 100 के बाद मेरे पास 121, 128, और 128 के बाद मेरे पास क्या आ गया 144। क्योंकि यूनियन था तो दोनों का यहाँ मैंने क्या कर लिया, यूनियन कंप्यूट कर लिया। अब इसी तरह उसने कहा यूनियन के साथ साथ दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन भी कंप्यूट करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यही वाले दोनों को दोनों साइड लिखूँगा जी इंटरसेक्शन एच।
तो सबसे पहले जी के एलिमेंट लिखे जाएंगे और जी के एलिमेंट मेरे पास क्या है 1 2 4 8 16 32 64 और 128। इंटरसेक्शन का साइन लगेगा और यहाँ मेरे पास सेकंड आ जाएगा 1 4 9, उसके बाद 16 25 36 के बाद 49 के बाद 64 81, उसके बाद 100 121 और 144। अब इंटरसेक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं जो दोनों में मौजूद हों? तो दोनों में 1 आ रहा है, उसके बाद दोनों में 4 भी आ रहा है, उसके बाद दोनों में 16 भी आ रहा है, उसके बाद दोनों में 64 भी आ रहा है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? जी इंटरसेक्शन एज का आंसर आ गया। ठीक है, हमने यूनियन भी कंप्यूट किया और हमने इंटरसेक्शन भी कंप्यूट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी का है जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंसीडर द सेट पी। सबसे पहले हमारे पास एक सेट पी है और उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स है। कौन से एलिमेंट है? जो प्राइम नंबर हों। ठीक है, प्राइम नंबर होने के साथ साथ उसने एक्स के ऊपर कंडीशन ये दे दी कि जो एक्स है वो 0 और 20 के दरमियान में, यानी कि 0 से बड़े हों 20 या 20 से छोटे प्राइम नंबर्स आने चाहिए। इसी तरह क्यू मेरे पास क्या है? एक सेट है और जिसमें उसने बताया कि हमारे पास डिवाइज़र ऑफ 210 210 के जो डिवाइज़र हैं उनका होगा और हमारे पास जो x के एलिमेंट होंगे वो 0 और 20 के दरमियान में। 20 से बड़ा अगर x का 210 का डिवाइज़र होगा तो वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, 20 से छोटा डिवाइज़र कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो मेरे पास जो सेट p है, ठीक है, उसने कहा वो तमाम के तमाम p के अंदर प्राइम नंबर्स आने हैं जो क्या हो 0 और 20 के दरमियान में आ जाए। अब प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं जी 2 से, तो सबसे पहला आ जाएगा 2, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, उसके बाद 11, उसके बाद 11 के बाद मेरे पास आ जाएगा 13, उसके बाद 13 के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 17 और 17 के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 19। 20 प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज 20 भी कंसिडर किया जाए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएंगे हम क्यू मेरे पास वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो 210 के डिवाइज़र हो। 210 के डिवाइज़र का मतलब जो 210 को डिवाइड करते हो। अब जो 210 है इसको डिवाइड करने वाले एलिमेंट्स में सबसे पहले नंबर पे जो 1 है वो 210 को डिवाइड कर देता है, 210 को 2 भी डिवाइड कर देता है, इसको 3 भी डिवाइड कर लेता है, 3 के बाद इसको 5 पर भी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 5 के बाद 6 जो है ये 6 पर भी डिवाइड हो जाता है, 6 के बाद ये 7 पर भी डिवाइड हो जाता है, 7 के बाद ये 10 पर भी डिवाइड हो जाता है और 10 के बाद ये 14 पर भी डिवाइड हो जाता है और 14 के बाद ये 15 पर भी डिवाइड हो जाता है। 16 पर डिवाइड नहीं होता, 17 पर डिवाइड नहीं होता, 18 पर भी डिवाइड नहीं होता, 19 पर भी नहीं डिवाइड होता और 20 पर भी ये डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो अब ये मैंने P और Q लिख लिया। अब क्वेश्चन ये था कि फाइंड P इंटरसेक्शन Q। पहला क्वेश्चन है कि P इंटरसेक्शन Q कैलकुलेट करना है और दूसरा है कि P यूनियन Q कैलकुलेट करना है। तो चलें सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन कंप्यूट करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q। तो P के अंदर मेरे पास क्या आ जाएंगे 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। तो इंटरसेक्शन ले लिया मैंने। तो सेकंड मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट लिख लें। तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, 7 दोनों में कॉमन आ गया, उसके बाद 11 नहीं मौजूद, 17 नहीं मौजूद, 19 नहीं मौजूद। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों के अंदर क्या है मेरे पास कॉमन एलिमेंट है। तो ये जो कॉमन एलिमेंट है इनका जो कलेक्शन है ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये मेरे पास इनका इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब मुझे इन्हीं का यूनियन बी कैलकुलेट करना है। तो मैं लिखूँगा P यूनियन Q। P यूनियन Q में सबसे पहला सेट P का आ जाएगा और वो मेरे पास क्या है 2 3 5 7 11 13 17 और
19 और मेरे पास क्या आ जाएगा U यूनियन का साइन और देन मेरे पास Q की वैल्यू आ जाएगी और वो है 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। अब यूनियन है तो यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो जब तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 देन 3, फिर 4 नहीं है 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 7 आ जाएगा, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 आ जाएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा, उसके बाद 13 14 15 17 और 19। तो ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनका कलेक्शन ले लिया और कलेक्शन लेके मैंने क्या किया, एक सिंगल सेट में लिख दिया और ये जो सिंगल सेट है ये हमारे पास क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। अब उसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारे पास कहता है वेरीफाई दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है, लेकिन किसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। और हमारे पास जो गिवन सेट्स हैं उनमें ए और बी दिया, पहले नंबर पे ए और बी ये दिया और कहता है ए और बी के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो पहला लॉ मैंने लिखा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी ए यूनियन बी, ठीक है। तो सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे, वो मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5, उसके बाद यूनियन का सिंबल और साथ ही मेरे पास बी आ जाएगा और वो आ गया जी मेरे पास 4 6 8 एंड 10। तो दोनों का यूनियन ले लें, जब दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास यूनियन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 8 एंड 10। ये लेफ्ट हैंड साइड का आ गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, बी पहले नंबर पे आ जाएगा और यूनियन ए आ जाएगा। तो यहाँ बी के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे और वो मेरे पास क्या है 4 6 8 10, यूनियन का साइन और ए के एलिमेंट्स बाद में आ जाएंगे और वो हैं 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। तो दोनों को यूनियन का मतलब होगा दोनों के एलिमेंट्स को क्या करना है, इकट्ठा करके सिंगल सेट में लिख लें। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 8 एंड 10। तो मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो हम लिख देंगे हैंस हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर होगी, वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। अब इन्हीं ए की और बी की वैल्यू को यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो भी वेरीफाई करना है। तो लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी की वैल्यू यूज़ करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ मेरे पास जो ए सेट था, ए सेट के एलिमेंट थे, जो ए सेट था उसके एलिमेंट थे मेरे पास जी 1 2 3 4 एंड 5, और जो बी सेट था उसके एलिमेंट मेरे पास क्या थे 4 6 8 एंड 10, ठीक है। इन दोनों के लिए मुझे लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई करके देना है। तो लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी मेरे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू, ए की जगह मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन बी की जगह पे आ जाएगा 4 6 8 एंड 10। अब इंटरसेक्शन में हमने लिखना होता है जो दोनों में मौजूद हो, और दोनों में देखें क्या मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ एक 4 वाला एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड मेरे पास बी पहले नंबर पे लिखा जाएगा, इंटरसेक्शन ए दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा। तो बी के एलिमेंट आ जाएंगे 4 6 8 एंड 10। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास जी, इंटरसेक्शन आ गया 1 2 3 4 एंड 5। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखें तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ मुझे 4 ही मिलता है। तो मैं यहाँ फिर अगेन लिखूँगा कि हैंस जो मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ जाती है, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था जिसमें ए और बी डिफाइन था। अब इसी के आ जाए सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में वो कहता है कि हमारे पास जो ए है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जबकि
जो दूसरा सेकंड है आपके पास सेट, वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। पहला सेट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आता है। तो इन दोनों सेट्स को यूज़ करते हुए अगेन जैसे पहले हमने सोल्व किया था वैसे ही इसको भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, और जब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आ जाएगा, एन यूनियन जी। तो n के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं मेरे पास, 1 2 3 सो ऑन अप टू चलते जा रहे हैं, और ये आ जाएगा मेरे पास u, और इसके एलिमेंट क्या है, 0 प्लस एंड माइनस 1, उसके बाद प्लस एंड माइनस 2, और सो ऑन, ये भी चलते जा रहे हैं। इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो जब मैं यूनियन करूँगा तो इकट्ठे आ जाएंगे, इसका मतलब 0 भी आ जाएगा, प्लस का 1 भी आएगा और माइनस का 1 भी आएगा, प्लस का 2 आएगा और माइनस का 2 भी आएगा, और सो ऑन, ये एलिमेंट्स चलते जाएंगे। इसी तरह जब मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ तो राइट हैंड साइड के अंदर देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, z पहले नंबर पे लिखा जाएगा और यूनियन क्या आ जाएगा मेरे पास, n आ जाएगा। तो z के एलिमेंट पहले लिखूँगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, ये कंटिन्यू है यूनियन, और यहाँ नेचुरल नंबर आ जाएंगे और वो होते हैं 1 2 3 और सो ऑन। अब क्योंकि मैं इकट्ठा करके लिखूंगा तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव 1 2 3 हैं, इसमें पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, तो इकट्ठा करूंगा तो सारे आ जाएंगे, पॉजिटिव प्लस माइनस 1 आ जाएगा, फिर मेरे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा, और सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ हैंस मैं यहाँ लिखता हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों का हमारे पास आंसर क्या आ गया, दोनों का आंसर सेम आ गया। अब मैंने इसी के ऊपर क्या करना है, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी लगाना है। तो जब लॉ ऑफ इंटरसेक्शन लगाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ लगाना है इंटरसेक्शन का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी ए नहीं है मेरे पास, क्योंकि सेट्स के नाम क्या है, नेचुरल नंबर और जी। तो मैं लिखूँगा एन इंटरसेक्शन जी। तो पहले नंबर पे n आ जाएगा और वो है 1 2 3 अप टू सो ऑन, कंटिन्यू चलता जा रहा है। इंटरसेक्शन z में आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और सो ऑन, ये भी चलता जा रहा है, ठीक है। तो चलें, उसके बाद इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो दोनों के अंदर अगर देखा जाए पॉजिटिव 1 पहले वाले में भी आ रहा है, दूसरे वाले में आ रहा है, 1 लिख लेते, 2 आ रहा है दोनों में, 3 जो है वो भी दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव नंबर सारे कॉमन है। तो राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में जस्ट हमने क्या करना है, z को पहले नंबर पे लिखना है। जब z को पहले नंबर पे लिखेंगे और नेचुरल नंबर वाला दूसरे पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन अप टू। तो ये कंटिन्यू करेंगे तो इंटरसेक्शन के अंदर मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 और ये भी अप टू सो ऑन। और जब दोनों का मैंने इंटरसेक्शन ले लिया तो जवाब आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि पॉजिटिव नंबर दोनों में मौजूद है। तो यहाँ से फिर वेरीफाई हो गया मेरे पास कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो कहता है कि जो a है वो आपके पास रियल नंबर्स हैं, लेकिन वो वाले रियल नंबर्स जो 1 से बड़े हैं, जबकि मेरे पास जो b है वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, यानी कि पॉजिटिव वाले नंबर्स भी आ जाएंगे और नेगेटिव वाले नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो जो रियल नंबर है उसके अंदर पॉजिटिव वाले भी आने हैं और दूसरे वाले में नेगेटिव। तो चले मैं दोनों के दोनों जो सेट्स हैं इनको क्या करता हूँ, सेट बिल्डर नोटेशन में राइट कर लेता हूँ। जब मैं इन सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करता हूँ तो मेरे पास यही वाला जो b है ये कुछ इस अंदाज में लिखा जाएगा कि वो तमाम एलिमेंट्स यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इस पे x के ऊपर कंडीशन है कि ग्रेटर दैन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर लेने हैं। इसमें पॉजिटिव भी आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं, ठीक है। तो चलें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगी, a यूनियन b। तो a के अंदर मेरे पास रियल नंबर तो हैं, क्योंकि इनको अब मैं लिख नहीं सकता पॉइंट्स को, ठीक है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म में रियल नंबर्स के अंदर बेशुमार नंबर्स होते हैं, उनको हम लिखा नहीं जा सकता ना, 1 2 3 4, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स नहीं है, डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूडेड है। तो इसको इसी तरह ही मैं कंटिन्यू करूँगा। तो x, जबकि उसने कहा कि x जो है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। अब यूनियन ले रहा हूँ और यूनियन में b की जगह मैं लिखूँगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r,
इसका मतलब है वो वाले नंबर जो ज़ीरो से बड़े भी हैं और जो ज़ीरो से छोटे भी हैं। तो जब मैं यूनियन लूँगा तो इसका मतलब ज़ीरो से बड़े भी आ जाएंगे उसमें और ज़ीरो से छोटे भी आ जाएंगे। तो जवाब आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये मेरे पास ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या होगी, बी यूनियन ए। तो पहले नंबर पे बी का सेट लिखा जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये बी का सेट है। और इसके साथ यूनियन में लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन क्या है कि एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो हो। अब देखो, जब ज़ीरो से बड़े नंबर्स और छोटे नंबर्स, यहाँ छोटे नंबर भी ज़ीरो से मौजूद हैं, बड़े भी मौजूद हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े नंबर्स हैं। जब मैं यूनियन लूँगा तो यूनियन के अंदर छोटे नंबर्स भी आ जाएंगे और बड़े नंबर्स भी। इट मीन्स मेरे पास पहले वाला सेट आ जाएगा एज इट इज़। तो यहाँ मैं लिखूँगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, छोटे नंबर्स भी और बड़े नंबर्स भी। लेफ्ट हैंड साइड का भी वही आंसर आया, राइट का भी वही आंसर आ गया। तो यहाँ लिखा जाएगा हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगी मेरे पास, राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये तो था यूनियन का। अब मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन के लिहाज से भी लॉ यही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के अंदर मेरे पास आ जाएंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। और इसी के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और बी आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब पहले वाले में वो रियल नंबर्स हैं जो ज़ीरो से बड़े हैं, लेकिन दूसरे वाले में वो रियल नंबर्स हैं जो ज़ीरो से बड़े भी हैं और ज़ीरो से छोटे भी हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में तो सिर्फ कॉमन लिखेंगे, और कॉमन कौन से वाले होने हैं, जो ज़ीरो से बड़े हैं। तो यहाँ मैं लिख दूँगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वो तमाम रियल नंबर जो ज़ीरो से बड़े होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे। अब अगर मैं इसी की राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो बी के एलिमेंट्स पहले लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और इंटरसेक्शन मैंने लेना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो इंटरसेक्शन के अंदर वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे जो दोनों में मौजूद होंगे, और दोनों में सिर्फ कौन से वाले एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो ज़ीरो से बड़े हैं। तो मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वो तमाम रियल नंबर से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स जो कि ज़ीरो से बड़े हों, क्योंकि ज़ीरो से बड़े दोनों में मौजूद है, लेकिन पहले वाले सेट में ज़ीरो से छोटे भी मौजूद है। ठीक है, जब हमने ये देखा तो यहाँ से हम कहते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगी मेरे पास, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।